रीमा एक बहुत ही अमीर घराने की लड़की थी। उसके मॉम डैड की ख्वाहिश थी कि वो अपनी आगे की पढ़ाई इंग्लैंड में जाकर पूरी करे और रीमा अपने मॉम डैड का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। वो आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जाने के लिए मान गई। इंग्लैंड में उसके दूर के एक अंकल रहा करते थे, तो रीमा को एडमिशन मिलने में कोई दिक्कत नहीं आई। नम आंखों से जैसे ही एयर इंडिया की फ्लाइट ने इंग्लैंड के रनवे पर टेक ऑफ किया, रीमा का हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। रीमा को मम्मी पापा की याद आते ही उसकी आंखें भर आई। एयरपोर्ट से बाहर आकर उसने घबराई हुई नजर से इधर उधर देखा, जिनके द्वारा उसका इंग्लैंड के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ था। उन अंकल को देखकर रीमा ने राहत की सांस ली। लो रीमा, आखिरकार तुम इंग्लैंड पहुंच ही गई। तुम इतनी घबराई हुई सी क्यों हो? पहली बार अपने मॉम डैड से दूर हुई हूँ अंकल, और वो भी एक देश से दूसरे देश। मुझे उनकी याद आ रही है। अरे घबराओ मत रीमा, धीरे धीरे तुम्हें इस कंट्री की आदत पड़ जाएगी। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे हॉस्टल तक छोड़ आता हूँ। रीमा ने अपना सामान उनकी कार में रख दिया। 1 घंटे के बाद वो लोग हॉस्टल में पहुंच गए। हॉस्टल पहुंचकर उसके अंकल ने उसकी ओर मुस्कुराकर कहा, रीमा यह कमरा तुम्हारा है, अब तुम आराम से अपना सामान रखो और किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो इस नंबर पर कॉल कर देना। रीमा ने देखा एक ब्रिटिश लड़की उसके रूम में बैठकर उसे ही देख रही थी। उस लड़की ने बड़े रहस्यमयी अंदाज में रीमा से कहा, हाय, मैं मार्था, तुम्हारी रूममेट। हेलो, मैं रीमा। रीमा ने मुस्कुराते हुए उससे हाथ मिलाया। थोड़ी बातचीत करने के बाद अपना सारा सामान अलमीरा में रखती हुई रीमा को रूम का तापमान बहुत ही ज्यादा बर्फीला सा लगने लगा, जबकि रूम हीटर के कारण तापमान मेंटेन था और उसने ओवरकोट भी पहना हुआ था। उसकी शिराओं में अत्यधिक ठंड के कारण झुरझुरी सी दौड़ गई। बाहर बर्फ गिरने लगी थी, मगर मार्था उसे बड़ी अजीब सी नजरों से देख रही थी। मार्था बहुत ही ज्यादा गोरी थी, मगर उसकी त्वचा पर छोटे छोटे काले असंख्य तिल थे। उसके होठ बिल्कुल लाल और उसकी हरी कांच के जैसी आंखें किसी धूर्त जंगली बिल्ली की आंखों की तरह थी, जिन्हें देखकर रीमा को पता नहीं क्यों कुछ डर सा लगा। अगले दिन से रीमा कॉलेज जाने लगी। कॉलेज का अंतिम पीरियड डायरेक्शन का होता था। वहां मरे हुए शव पर चीड़फाड़ करके स्टूडेंट्स को मानव अंगों की सर्जरी करनी सिखाई जाती थी। डायरेक्शन हॉल में कई मृत शरीर फॉर्मलिन सॉल्यूशन के अंदर पड़े रहते। उनको निकालकर उन पर चीरफाड़ करते सभी बच्चों को नोट्स बनवाए जाते। एक दिन जब डायरेक्शन पूरा हो गया तो बॉडी को वापस उसी फॉर्मलिन सॉल्यूशन में डालकर सब बाहर आ गए, मगर रीमा ने देखा कि वो अपना फोन डायरेक्शन हॉल में ही भूल गई। तो वो अपना मोबाइल लेने वापस चली गई, मगर वहां उसने मार्था को मौजूद पाया। मार्था, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रीमा को देख मार्था ने फुर्ती से पलट कर देखा और अपने हाथ पीछे कर लिए। वो एक खुले ताबूत के पास खड़ी कुछ चबा रही थी। नाक को सिकुड़कर लाल लाल होठों को गोल करके मार्था ने अपनी क्रोध भरी हरी कांच जैसी आंखों से सीमा की ओर जैसे ही देखा तो सीमा बुरी तरह से डर गई। मार्था का चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे कोई हिंसक जानवर क्रोध से गुर्राकर उस पर कूद पड़ेगा। रीमा ने जल्दी से अपना फोन उठाया और भागकर सबके बीच आ गई। उसके पीछे पीछे मार्था भी बड़ी फुर्ती से आकर उसके पीछे आ गई। अगले दिन डायरेक्शन हॉल के एक ताबूत में रखा शव छत बिछत हालत में था, जैसे किसी हिंसक जानवर ने उसे नोच नोच कर खा लिया हो। रीमा को याद आ गया कि मार्था इसी ताबूत के करीब खड़ी थी। वैसे भी रीमा को मार्था का बर्ताव कभी कभी बहुत ही रहस्यमय लगता है। वो रात को डिनर के 1 घंटे पहले पता नहीं कहाँ चली जाती थी और वापस आकर खाना नहीं खाती थी, फिर भी ऐसे डकार लेती जैसे उसने पेट भर कर खाया हो। ऐसे ही एक दिन डायरेक्शन हॉल में असावधानीवश रीमा के हाथ में कैंची की नोक घुस गई और खून बहने लगा। रीमा रुई से घाव पर डिटॉल लगा रही थी कि अचानक मार्था ने उसका हाथ पकड़कर खून से बहती उंगली को मुंह में भर लिया तो रीमा हक्की बक्की रह गई। छोड़ो मार्था, मेरा हाथ छोड़ो। उसने उसकी पकड़ से अपना हाथ छुड़ाना चाहा, पर मार्था ने हाथ नहीं छोड़ा और बड़ी तेजी से बहता हुआ खून चूसने लगी कि रीमा को मार्था के दांत हाथ में गड़ने लगे। मार्था, मेरा हाथ छोड़ो। मार्था, मेरा हाथ छोड़ो। वो बहुत जोर से चिल्लाई और बाकी के स्टूडेंट्स उसकी तरफ देखने लगे और मार्था की पकड़ रीमा के हाथ से ढीली हो गई।
रीमा की तरफ अजीब नजरों से देखती हुई मार्था अपने होठों पर जुबान फिराती हुई दूसरी टेबल पर चली गई। घबराहट और डर के मारे जल्दी से उसने अपना व्हाइट एप्रन पहना और बाहर निकल आई। इस घटना के कुछ दिन बाद एक दिन ज्यादा बर्फ गिरने के कारण कॉलेज की छुट्टी हो गई, तो रीमा की नींद थोड़ी देर से खुली। ब्रश करते करते उसने खिड़की पर लगा मोटा पर्दा सरकाकर बाहर झांका तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। खून जमा देने वाले तापमान में भी डर के मारे उसका पूरा शरीर पसीना से भीग गया। गिरती बर्फ के बीच खड़ी मार्था के हाथ में कोई जानवर था, जिसके गर्दन से टपकता खून बर्फ की तरह सफेद चादर को लाल कर रहा था, और वो उसकी गर्दन पर अपना मुंह लगाकर खून पी रही थी। खून पीकर वहीं बैठकर जानवर की गर्दन मरोड़कर चबा चबा कर खा रही थी। मार्था का मुंह खून से सना हुआ था। इस खौफनाक दृश्य को देखकर रीमा डर के मारे कांपने लगी कि तभी मार्था मुंह पोंछते हुए उसकी ओर आने लगी। उसे आते देखकर रीमा बाथरूम में घुस गई। रीमा जल्दी से बिस्तर के अंदर घुस गई। रीमा ने उस रूम को छोड़ने का निश्चय कर लिया। रीमा सीधे अपने वार्डन रूम में गई। मैम, मार्था साधारण लड़की नहीं है, वो एक खून पीने वाली पिशाचिनी है। मैंने अपनी आंखों से उसे जानवर की तरह खून पीते देखा है। रात में हॉरर मूवी कम देखा करो। अगर तुम्हें उस रूम से प्रॉब्लम है तो सीधे सीधे भी बोल सकती हो। बेवकूफी वाले बहाने मत करो। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें दूसरा रूम दे देती हूँ। वार्डन ने रीमा को दूसरा रूम अलॉट करा दिया तो रीमा ने राहत की सांस ली। दूसरे रूम में रीमा दोपहर को सो रही थी कि उसको अपने चेहरे पर चिपचिपा और खुरदुरा सा एहसास हुआ। उसने जैसे ही आंखें खोली, मार्था को देख चीख पड़ी। मांसविहीन, गिलगिली, चिपचिपी सी पारदर्शी लाल लाल त्वचा और आंखों से खून टपकती मार्था उसके चेहरे पर झुककर अपनी लंबी खुरदुरी जीभ से उसके चेहरे को चाट रही थी। रीमा की चीख गले में ही घोट गई। डर के मारे जुबान तालू से चिपक गई। वह मार्था के लंबे नाखूनों से खुद को छुड़ाने लगी और तभी मार्था ने उसकी गर्दन पर अपने पहने दांत घुसा दिए। चपड़ चपड़ खून पीने की आवाजें आने लगी। रीमा का शरीर खून विहीन होकर निस्तेज होने लगा। तभी बहुत जोर की आवाज आई और रीमा झटके से उठ गई। वो सपना देख रही थी। कुछ देर तक उसका दिल धड़कता रहा। इतने बर्फीले मौसम में भी वो पसीना पसीना हो चुकी थी। मैं अब यहाँ रहूंगी ही नहीं। ये बुदबुदाते हुए उसने वार्डन के कमरे में पहुंचकर जैसे ही उसने रूम का दरवाजा खोला तो यहाँ वहां मरी हुई लड़कियों की सफेद जर्द लाशें देखकर उसके प्राण हलक में आ गए। ऐसा लग रहा था जैसे उन लड़कियों का खून किसी ने चूस लिया हो। रीमा की टांगें खौफ से कांपने लगी। तभी टेबल के पीछे से उसको चपड़ चपड़ की आवाजें सुनाई पड़ी। उसने देखा वार्डन उसकी ही एक क्लासमेट की गर्दन पर मुंह रखकर उसका खून चूस रही थी। रीमा को देखकर गुर्राती हुई वार्डन ने उस लड़की को फेंका और रीमा पर झपटी। बचाओ, बचाओ! कहती हुई रीमा भागने लगी। तभी वार्डन के लंबे गंदे नुकीले खून से सने नाखूनों ने रीमा की गर्दन दबाई। माइनस से भी नीचे गिरते उस बर्फीले मौसम के कारण ठंड से जम चुकी रीमा बेहोश हो चुकी थी। होश आने पर उसने खुद को हॉस्पिटल के बेड पर पाया। तभी एक डॉक्टर आया और उससे बोला, घबराइए नहीं, आप ठीक है। अगर समय पर आपको यहाँ नहीं लाया जाता तो बर्फ आपको अपने अंदर दफन कर लेती। थैंक यू। कमजोर सी आवाज में रीमा ने कहा। रीमा को बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही थी। गला खुश्क हो रहा था। उसने होठों पर जुबान फिराई और चढ़ रही खून की बोतल को देखा, जिसका खून ट्यूब के जरिए उसके शरीर में जा रहा था। लेटे लेटे उसको लगा कि उसकी पीठ के दोनों साइड कुछ गल रहा है। होठों के कोनों में खिंचाव हो रहा है। रीमा को बहुत बेचैनी होने लगी। प्यास के मारे होठ सूखने लगे, गले में कांटे से चुभने लगे। झटके से उसने हाथ में जा रही खून की ट्यूब खींची और मुंह में लेकर बड़ी फुर्ती से खून पीने लगी। उसको खून पीता देख सामने आ रही नर्स चीख पड़ी। होठों से निकल आए नुकीले दांतों और पीठ पर उगाए काले बड़े बड़े चमगादड़ जैसे पंख फड़फड़ाती रीमा ने गुर्राते हुए नर्स की गर्दन पकड़कर अपने नए उगाए पहने नुकीले दांत गड़ा दिए। मार्था खड़ी हुई रीमा को देख रही थी।
उसने मुस्कुराकर रीमा से कहा। वैम्प की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है रीमा। रीमा के होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई और वो बड़ी तेजी से बर्फ से ढके हुए जंगलों में उड़ते हुए अंधेरों में कहीं गुम हो गई। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही ऐसी और नई कहानियों के अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल अक्षु टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें।